हेलो स्टूडेंट। तो इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 12 का रसायन केमिस्ट्री, जिसमें हम अध्याय 2 जानेंगे विलयन। और इस वीडियो को शुरू करेंगे विलयन की परिभाषा से और उसके प्रकार से। ये भाग 1 होगा। और अगर आपको इसका हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप वहाँ से लिख सकते हैं। यदि आप यहाँ से नोट्स बनाना चाहते हैं तो मैं सारी बातें बोर्ड पर पूरा डिटेल में लिख रहा हूँ, ताकि आप यहाँ से भी नोट्स अच्छा बना सकें। इसलिए मैं लिख के ही समझा रहा हूँ, ताकि आपका टाइम पास भी ना हो और जो बातें हैं उसी को डिटेल में समझा रहा हूँ, इधर उधर से नहीं। और ये एक बात और ध्यान दीजिए कि सारी बातें NCERT बेस्ड है। तो आप अगर कोई प्राइवेट किताब पढ़ते हैं तो टेंशन ना लीजिएगा, आप NCERT देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। ये सारा NCERT बेस्ड में बता रहा हूँ। NCERT का हेडिंग अब कुछ प्राइवेट जो NCERT नहीं दिया है, जो प्राइवेट में दिया गया है किताबों में, उनका भी बात मैं इसमें डाल देता हूँ, ताकि आपका क्लियर हो सके बात अच्छे से। तो चलिए शुरू करते हैं। यदि वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें और कमेंट करके बताएं कि आपको कैसा लगा। विलयन से। यहाँ पे विलयन का पहले हम लोग परिभाषा देखेंगे। विलयन का अगर आप शब्द अगर अर्थ समझना चाहते हैं तो यहाँ पे देखिए, ये शब्द विलयन 2 शब्दों से बना, 2 भाग है इसका। विलय न, मतलब विलय का मतलब होता है मिलजुल जाना, विलय हो जाना, सुनो, लीन हो जाना। सिंपल से इसका अर्थ होता है लीन हो जाना, उसमें खो जाना। और यह न का मतलब गुण होता है। तो ऐसा पदार्थ, गुण रखने वाले पदार्थ को विलयन कहते हैं। यानी वह पदार्थ जिसमें कुछ घुले मिले हो, लीन हो कोई दूसरा पदार्थ, उसे विलयन कहा जाता है। तो इतना बात हमें समझ में आ गया विलयन का क्या अर्थ होता है। इसको इंग्लिश में सॉल्यूशन कहा जाता है। सॉल्यूशन, हाँ, सॉल्यूशन कहा जाता है इसको। तो हमें ऐसा पदार्थ ही लेना है जो एक दूसरे में घुल मिल जाए, दिखाई ना दे, सब एक हो जाए। यानी 2 या 2 से अधिक अवयवों का समांगी मिश्रण लेना है। समांगी मिश्रण, उसी को कहा जाएगा विलयन। ऐसे मिट्टी कीचड़ वाला भी होता है, जिसमें पानी में कीचड़ मिला होता है, तो उसको विलयन नहीं कहा जाता, उसको निलंबन कहा जाता है। फिर कुछ कोलाइड भी कहा जाता है, जिसमें जैसे टूथपेस्ट है और भी चीज़ें हैं, उसको कोलाइड कहा जाता है। लेकिन विलयन कैसा होता है, वास्तविक विलयन को विलयन कहा जाता है। उसमें कण दिखाई नहीं देंगे, सब एक जैसा, उनकी भौतिक अवस्था, रंग रूप सब एक समान दिखाई दे। जैसे पानी में नमक चीनी डाल देते हैं तो सब एक जैसे हो जाते हैं, पानी ही पानी दिखाई देता है, चीनी उसमें, नमक नहीं दिखाई देता। तो उसी को हम विलयन कहेंगे। अवयव क्या होते हैं? अवयव का मतलब मूल, विलयन जिससे बना है। अवयव का आप घटक भी बोल सकते हैं। विलयन जिससे बना है उसको अवयव कहा जाता है। जैसे चीनी पानी लेकर जो शरबत बनाया गया, तो चीनी और पानी उसके अवयव हो गए। अब हम लोग विलयन के अवयव देख लेते हैं। विलयन के अवयव होते क्या हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोग जानेंगे। तो विलयन के अवयवों को 2 भागों में बांटा गया है। एक विलायक कहा जाता है, एक को विलेय कहा जाता है। विलेय के बारे में जाने, पहले विलायक के बारे में जान लेते हैं। इसको सॉल्वेंट, इसको सॉल्यूट कहा जाता है। तो यहाँ पे बता रहा है, वैसे तो सामान्य भाषा में कहा जाता है कि जो विलयन में ज़्यादा मात्रा में है उसको विलायक कहेंगे, और जो कम मात्रा में उसे विलेय कहेंगे। जैसे आप नमक और पानी मिला के विलयन बनाते हैं, चीनी मिला के, तो चीनी कम मात्रा में ही लेते हैं, अधिकतर ऐसा ही होता है। चीनी कम मात्रा में लिया जाता है, ज़्यादा मात्रा में पानी लिया जाता है, तो पानी वहाँ पे विलायक हो जाएगा, और जो चीनी लिया गया वो विलेय हो जाएगा। तो यहाँ पे देख लीजिए, आप समझते हैं बात को कि सामान्यतः जो अवयव विलयन में अधिक मात्रा में होता है उसे विलायक कहते हैं। लेकिन क्या बोल रहा है, सामान्यतः। जब भी सामान्यतः लग जाए मतलब ऐसा अधिकतर होता है, लेकिन कुछ परसेंट में नहीं भी होता है। यानी 99% होता है, लेकिन कभी कभी 1% नहीं भी होता है। जब भी ये शब्द आ जाए, सामान्यतः आ जाए, प्रायः आ जाए, ऐसा क्यों? क्योंकि हो सकता है कोई व्यक्ति
थोड़ा उल्टा कर दे, वो हो सकता है 1 केजी चीनी ले ले और आधा केजी ही ले पानी। तो इस स्थिति में जिसको हमने विलेय कहा वो विलायक बन गया, और जिसको हमने विलायक कह रहे थे वो विलेय बन गया। अगर दोनों बराबर ले ले, 1 केजी चीनी 1 केजी पानी ले ले, तो इस स्थिति में किसको विलेय कहें किसको विलायक कहें? दोनों तो बराबर हो गया। तो यहाँ पे कंडीशंस आ जाते हैं इसीलिए। लेकिन निश्चित रूप से उत्तम विलायक माना जाता है पानी को सबसे उत्तम विलायक माना जाता है, क्योंकि हर चीज़ों को अधिकतर घोल ही देता है। इसलिए अब चलिए, अब थोड़ा और विशेष बात है विलायक के संबंध में। वो क्या है यहाँ पे देख लेते हैं कि ये क्या करता है, विलयन की भौतिक अवस्था को निर्धारित करता है। विलयन की भौतिक अवस्था मतलब भौतिक अवस्था क्या, हम भौतिक अवस्था पढ़े ठोस, द्रव और गैस। हमें कोई भी पदार्थ 3 अवस्थाओं में दिखाई देती, या तो ठोस, या तो पानी जैसा, या तो गैस जैसा। तो विलयन क्या करता है, हमको उसका भौतिक स्टेट दिखाता है। विलयन कैसा है, जैसे पानी ज़्यादा मात्रा में रहता है तो सारा विलयन हमें पानी जैसा ही नजर आता है। तो इसीलिए ये खासियत है इसकी, जिसमें विलयन विद्यमान होता है, उसी अवस्था को दिखाता है जिस अवस्था में विलयन विद्यमान होता है। यानी विलायक का ही रूप विलयन में दिखाई देता है। विलय किसे कहेंगे, तो जो अवयव विलयन में कम मात्रा में होगा, उपस्थित होगा, उसी को विलय कहा जाएगा। या आप बोल सकते हैं कि विलायक को छोड़कर जितने भी दूसरे 1 या 2 अवयव मिलाए गए हैं विलयन में, वो सब विलेय हैं। यानी एक बात समझ में आया कि विलयन में विलेय 1 हो सकता है या 2 हो सकता है। जैसे मान लीजिए हम पानी वाले बीकर में पानी ले लिए, इसमें हम नमक भी डाल दिए, चीनी भी डाल दिए, तो 1 2 ये 2 हो गए ना, तो ये दोनों विलेय है, ये विलायक है। ये ऐसी कंडीशन में भी हो सकता है। तो ये बात आप लिख सकते हैं बोर्ड से, थोड़ा सा और समझ लीजिए। विलेय और विलायक मिलकर विलयन बनाते हैं, तो एक फॉर्मूला जैसा हो गया। इस बात को भी नोट कर लीजिए। थोड़ा और बातें हैं इसमें, उसको हम लोग देखते हैं। अब देखिए, हम लोग देखेंगे अवयवों की संख्या के आधार पर विलयन कैसे होते हैं। अवयव की संख्या मतलब विलयन में कितने अवयव हैं। अगर विलयन में 2 अवयव हैं तो उसे द्विअंगी विलयन कहा जाएगा। द्विअंगी मतलब 2 अंग, अंग मतलब अवयव। इतना बात समझ में आ रहा है। इसको बाइनरी सॉल्यूशन कहा जाता है। इसी प्रकार 3 है तो त्रिअंगी कहेंगे, 4 है तो चतुरंगी कहेंगे। ये छोटा सा पॉइंट है, दिया है तो इसे भी मैंने लिख लिया, इसे आप नोट कर लीजिएगा। अब हम विलयन का उपयोग और महत्व देखेंगे। क्यों जरूरी है विलयन के बारे में जानना, क्या हम क्यों पढ़े विलयन के बारे में, तो इसीलिए उसके बारे में उपयोग या उसका महत्व क्या है जानना जरूरी है। बिना महत्व की चीज़ों को हम पढ़ते नहीं, या उसके बारे में हम जानना भी नहीं चाहते। तो इसीलिए हमें इसे क्यों जानना चाहते हैं, तो यहाँ पे उसके बारे में बताया गया है। ऐसे हमारे सामने हम जितना भी पदार्थ देखते हैं वो शुद्ध नहीं होता, किसी न किसी का मिश्रण ही होता है, यानी एक तरह का विलयन ही होता है। चाहे जो भी आप दिन भर में सुबह से लगे शाम तक, यहाँ तक आप पानी भी जो नलके का देखते हो उसमें भी लोहे की मात्रा, कई सारी चीज़ों का मात्रा मिला रहता है, शुद्ध नहीं होता। तो इसीलिए यहाँ पे उसका महत्व क्या है कि अगर जल में फ्लोराइड आयन की सांद्रता, थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है कि अगर पानी में फ्लोराइड आयन यानी एक तत्व है फ्लोरीन, उसका आयनिक रूप, क्योंकि पानी में जाते ही आयनिक हो जाते हैं, यानी इन पे माइनस आवेश आ जाता है। जब इनकी सांद्रता 1.0 ppm हो, मात्रा इनके आयनों की 1.0 ppm मात्रा दंत क्षरण को रोकती है। मात्रा मतलब सांद्रता। अगर पानी में ये 1.0 ppm है तो दंत क्षरण यानी दांत को खराब होने से ही बचाते हैं। अब बात आएगी कि ppm क्या है, तो इसको पूरा इसका अगर ध्यान से समझे तो P का मतलब पार्ट्स होता है, दूसरे P का मतलब पर होता है, M का मतलब मिलियन होता है। पार्ट्स पर मिलियन यानी पर मिलियन में, पर मतलब प्रति मिलियन में कितना भाग है, कितना उसका पार्ट है। यानी हम पानी का 1 मिलियन भाग ले, 1 मिलियन में 10⁻6 भाग होता है।
अगर पानी का एक 10⁻6 ग्राम लेते हैं तो उसमें एफ आयनों की सांद्रता, फ्लोराइड आयनों की सांद्रता कितनी है? तो 1.0 ग्राम। बहुत कम सांद्रता को बताने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, जिसको हम लोग आगे जानेंगे। तो इसमें हम समझ जाएंगे ppm का मतलब। अभी थोड़ा सा आप समझिए आगे बात को। यहाँ पे देखिए कि इतना अगर पानी में इसकी मात्रा है तो ये दंत क्षरण को रोकती है। अगर ज़्यादा हो जाए यानी 1.5 हो जाए, लगभग 1.5, तो ये मात्रा हमारे दांतों को पीला कर देती है। तो अधिकतर हम जो पानी पीते हैं वो शुद्ध नहीं होता, उसमें फ्लोराइड आयन ज़्यादा ही मात्रा में रहता है, इसलिए हमारा दांत पीला हो जाता है। फिर अगला पॉइंट इसी के बारे में है कि फ्लोराइड आयनों की सांद्रता अगर बहुत ज़्यादा हो जाए तो ये जहरीली हो जाती है, बहुत खतरनाक। जैसे इसी का प्रयोग किया जाता है, सोडियम फ्लोराइड जो है यौगिक है, इसको पानी में डाल के एक विलेन बनाया जाता है और चूहों को मारने के लिए जहर तैयार किया जाता है। जहर के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो अगर फ्लोराइड आयन की सांद्रता पानी में ज़्यादा हो, अगर उसे कोई भी पी ले तो मर भी सकता है। फिर दूसरा, अंत सिरा इंजेक्शन हमेशा लवण जल में एक निश्चित आयनिक सांद्रता में घोले जाते हैं। अंत सिरा इंजेक्शन, जो भी इंजेक्शन हमारे अंदर हमारे नसों में लगाए जाते हैं, सिरा में हमारे अंदर जो नस है उसमें लगाए जाते हैं, उसमें लवण जल जो मिलाया जाता है। लवण मतलब नमक युक्त। नमक अब केवल हमारा एक नमक नहीं होता जो हम खाते हैं, वो भी एक नमक होता है और कई तरह के नमक होते हैं। तो वो पानी नमक युक्त रहता है, उसकी सांद्रता, आयनिक सांद्रता निश्चित होती है। अब यहाँ पे सांद्रता क्या होता है? तो सांद्रता का मतलब आप समझ लीजिए। सांद्रता दो शब्दों से बना है। सांद्रता, सांद्र होने का गुण। सांद्र मतलब उपस्थित। तो जैसे मान लीजिए हम पानी लिए, उसमें नमक कितना डाल रहे हैं, एक सिंपल सा तरीका। हम नमक बहुत ज़्यादा डाल देंगे तो बहुत ज़्यादा पानी नमकीन लगेगा, बहुत कम डालेंगे तो थोड़ा सा नमकीन लगेगा। तो उसी को कहा जाता है, जो हम अनुभव करते हैं उसी को सांद्रता कहा जाता है। तो ये वाली बात आपको समझ में आ गई। इसको हम डिटेल में आगे समझेंगे अगले वीडियो में, अभी आप इतना समझिए। तो अंत सिरा इंजेक्शन में जो लवण जल लिया जाता है वो निश्चित मात्रा में लिया जाता है। वो बिल्कुल रक्त प्लाज्मा की सांद्रता के समान होता है। हमारे खून में, खून भी हमारा एक विलेन है जिसमें प्लाज्मा, प्लेटलेट्स, WBC, RBC सब घुले रहते हैं। अब बहुत महीन मात्रा में होते हैं, इसलिए हमें नहीं दिखाई देते, केवल खून लाल दिखाई देता है। बिल्कुल प्लाज्मा की तरह ही इनको भी लिया जाता है ताकि खून में ये आसानी से मिल सके। अगर इनकी सांद्रता अधिक होगी तो ये खून को रोक सकते हैं, इनका जो परिसंचरण क्रिया है उसको खराब कर सकते हैं। तो इतना उपयोग है विलियन का, आप समझ गए होंगे इसका महत्व। अब हम लोग विलियन के प्रकार देखेंगे, इस बात को नोट कीजिए। अब हम लोग देखेंगे विलियन के प्रकार। विलियन के प्रकार की बात करें तो विलियन में हम ज़्यादातर द्रव वाला ही विलियन ज़्यादातर देखते हैं। जैसे पानी, चाय, दूध, ये सब वाला ही विलियन हम लोग देखते हैं। सामान्य तौर पर रस, फिर से लस्सी, बहुत सारे विलियन हम ज़्यादातर द्रव रूप में ही देखते हैं। लेकिन सच कुछ और है, विलियन जो है गैसों का भी हो सकता है, ठोसों का भी हो सकता है। बस दो या दो पदार्थों का मिश्रण कैसा होना चाहिए? समांगी होना चाहिए। समांगी मतलब दो भाग है। सम अंग, अंग जब समान हो जाए यानी सभी अंग एक जैसे हो जाए तो इसे समांगी कहा जाएगा, चाहे गैस में हो चाहे ठोस में हो। अगर समांगी है तो विलियन है। तो हमारे लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण द्रव्य विलियन है। तो इसी के बारे में हम पूरा चैप्टर में चर्चा होगी, पूरी बातें जो होगी द्रव विलियन पर होगी। लेकिन अभी हमें प्रकार जानना है तो हम गैस के भी बारे में जानेंगे, ठोस के भी बारे में जानेंगे। तो पहले शुरू करते हैं गैस विलियन से। यहाँ पे देख लीजिए, हम जानते हैं कि जो ज़्यादा मात्रा में होता है उसको विलायक कहा जाता है, जो कम मात्रा में होता है उसे विलेय कहा जाता है। तो यहाँ पे हमें बात समझ में आ रही। तो गैसीय विलयन कहने का मतलब है कि पूरा विलायक गैसीय रूप में होगा, यानी जो हमको भौतिक अवस्था दिखाई देगी विलयन की, वो गैस रूप में दिखाई देगी।
द्रव्य विलयन कहने का मतलब पूरा भौतिक अवस्था जो विलयन का हमें द्रव रूप में दिखाई देगा, यानी अधिक मात्रा में कौन है उसमें, द्रव है। ठोस विलयन कहने का मतलब उसमें अधिक मात्रा में ठोस होगा, यानी पूरा भौतिक अवस्था में ठोस रूप में वही लगेगा, लेकिन होगा उसमें मिश्रण भी होगा, जो कम मात्रा में होगा वो विलय होगा। तो गैसीय विलयन कहने का मतलब सारे विलायक गैस रूप में रहेंगे। तीन तरह से मैंने इसको लिखा है। क्यों लिखा है तीन तरीके से? क्योंकि हो सकता है कि गैस में गैस मिला हो, या गैस में द्रव भी मिला हो, या गैस में ठोस मिला हो। तो ये तीन कंडीशन हो सकते हैं, इसलिए गैसीय विलयन तीन तरीके का हो गया। अब बात करें कि ऐसा कौन सा विलयन है जिसमें गैस मिला रहता है। तो आप हवा देखिए, हवा में कई सारे गैस मिले होते हैं, O2, N2, CO2, कई सारे, है ना। यहाँ पे O2, N2 लिया गया, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का मिश्रण। अब बात करें इसमें कौन विलायक, तो आप जानते हैं वायुमंडल में नाइट्रोजन सबसे ज्यादा है, ऑक्सीजन कम ही मात्रा में, तो ये विलायक, ये विलय हो जाएगा। फिर ऐसा कौन सा उदाहरण ले कि जिसमें गैस में द्रव मिला हो, यानी जब भी मैं लगाऊंगा गैस में द्रव, तो इधर वाला भाग विलायक, इधर वाला विलय हो जाएगा। में का मतलब उसके अंदर, जिसके अंदर की बात हुई है वो विलायक, और जो उसकी बात हुई है वो विलय। इस बात को समझना है हमें। तो अब आप समझिए कि ऐसा कौन सा उदाहरण ले कि जिसमें गैस में द्रव मिला हो। तो आप जलवाष्प ले लीजिए। ठंडी के दिनों में ये साफ दिखाई देते हैं। ठंडी के दिनों में आप देखेंगे कोहरा, पानी की बूंदे आसमान में गैस के रूप में फैली रहती। तो गैस हो गया, पूरा भौतिक अवस्था हमको गैसीय रूप में दिखाई देता है, लेकिन उसमें बूंदे पानी वाली होती हैं, इसलिए गैस में द्रव वाला ये उदाहरण हो गया, लेकिन है गैसीय विलयन ही। अब ऐसा कौन सा उदाहरण ले जिसमें गैस में ठोस मिला हो। तो आप धुआं ले सकते हैं। धुआं हमें गैस की तरह दिखाई देता है, लेकिन उसमें कार्बन के ठोस कण घूम रहे होते हैं, तो इसलिए ये कार्बन के ठोस कण, आप जहाँ पे आप खाना बनते देखेंगे या लकड़ी जलते देखेंगे तो नीचे कार्बन के कण पड़े हुए दिखाई देते हैं, तो ठोस ही तो है। अब आ जाइए द्रव्य विलयन पे। यहाँ पे हम बात करें द्रव्य विलयन की, तो ऐसा कौन सा उदाहरण ले जिसमें द्रव में गैस मिला हो। तो आप सब लोग जानते हैं कि पानी में O2 मिला रहता है, तो वो भी एक विलयन है। O2 ऑक्सीजन गैस मिला रहता है, तभी तो जलीय जीव इस ऑक्सीजन को लेके जिंदा रह पाते हैं। फिर ऐसा कौन सा उदाहरण है जिसमें द्रव में द्रव मिला हो। तो ये तो सिंपल है। पानी में आप एल्कोहल मिला दीजिए, शराब या कोई भी एल्कोहल, एथेनॉल, कोई भी दवाई आप पीते हैं, और जैसे लिक्विड वाला दवाई, उसमें क्या होता है, हम पानी में उसको डाल के पीते हैं, तो दोनों द्रव ही होता है। फिर ऐसा कौन सा उदाहरण है जिसमें द्रव में ठोस मिला हो। तो आप जल में ग्लूकोज डाल दीजिए, ग्लूकोज घुलता नहीं उसमें, बल्कि वो ठोस रूप में भले विलय उसमें गायब हो। ग्लूकोज को हम जैसे ही डालते हैं पानी में तो पूरा पानी सफेद हो जाता है, यानी ग्लूकोज गायब नहीं हुआ, उसी तरह है, बस भले ही पानी में मिल गया। तो इस तरह के विलयन को कहा जाएगा द्रव में ठोस का विलयन, यानी ग्लूकोज ठोस अवस्था में ही है, पानी में बस मिल गया है, तो जल में ग्लूकोज। फिर ठोस विलयन की बात करें तो ऐसा कौन सा उदाहरण है जिसमें ठोस में गैस मिला हो। ठोस में गैस मिला हो, तो प्लेडियम में हाइड्रोजन मिला रहता है। प्लेडियम एक धातु है, इसमें हाइड्रोजन भी साथ साथ भरा रहता है उसके अंदर। तो इस तरह के उदाहरण में ये विलायक हो गया, ये विलय हो गया। फिर ऐसा कौन सा उदाहरण है जिसमें ठोस में द्रव मिला हो। तो ठोस में द्रव, अब जानते हैं कि पारा द्रव होता है। बुखार नापने वाला जो थर्मामीटर होता है उसमें पारा धातु भरी होती है जो द्रव रूप में रहता है, पानी जैसा। अगर सोडियम के साथ उसको मिला दे तो सोडियम ठोस अवस्था में, उसमें पारा मिला दीजिएगा तो अमलगम बन जाएगा। अमलगम क्या होता है, धातु धातु का मिश्रण होता है। पारा के साथ जिस भी धातु को मिलाइएगा वो क्या बन जाएगा, अमलगम बन जाएगा। तो यहाँ पे सोडियम ठोस हो गया, तो ये ठोस अवस्था में ज्यादा मात्रा में रहेगा, ये विलायक है। कम मात्रा में पारा रहेगा, ये विलय है। अब बात कर लेते हैं ऐसा विलयन जिसमें ठोस में ही ठोस मिला हो। तो सोने में तांबा, सोना अधिक मात्रा में ठोस रहे, ठोस अवस्था में ही अधिक मात्रा में, कम मात्रा में रहेगा। कैसे, तो सोना, शुद्ध सोना पिघलता रहता है, मतलब वो पिघल जाता है बहुत जल्दी, तो उसको कठोर बनाने के लिए उसमें तांबा मिलाया जाता है, तो इसलिए ये ठोस विलयन का उदाहरण हो गया।
तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं, सोना हमें ज़्यादा, कुल सारा सोना ही लगता है, यानी उसका भौतिक अवस्था में सोना जैसा लगता है। विलायक का काम ही है कि पूरा विलयन का भौतिक अवस्था अपने ही धारण कर लेगा, विलयक उसमें छिपा लेगा। तांबा भी मिला है लेकिन हमें दिखाई नहीं देता है, तो यही विलायक का पहचान है। इसलिए हमने विलायक को विलायक के आधार पे ही विलयन बनाया। अगर पूरा भौतिक अवस्था में गैस दिखाई देता है तो गैसीय विलयन, द्रव दिखाई देता है द्रवीय विलयन, ठोस दिखाई देता है तो ठोस विलयन उसे कहा जाएगा। और ये यहाँ से खत्म होता है। अब हम लोग मुख्य फोकस द्रव्य विलयन, हमारे दैनिक जीवन का सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण या पूरे जीवन में महत्वपूर्ण है द्रव्य विलयन। तो ज़्यादातर हम इसे ही देखेंगे इस पूरे अध्याय के अंतर्गत। आप इसे नोट कीजिए। अब हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में, फिर उसमें हम जानेंगे द्रवों में जो विलयन में उपस्थित विलय है उस कितना है, उसको मापना सीखेंगे। इसको कहा जाता है विलयन की सांद्रता व्यक्त करना, जिसको हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। इस बात को नोट कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।